तो आज हम MD ECAT MD CAT 2024 का जो है फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो है वो आज हम चैप्टर 1 केमिस्ट्री के क्लास से डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और ये आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ये कहलाता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल बेसिस पर चैप्टर ओवरऑल सिर्फ न्यूमेरिकल से स्टार्ट से लेकर एंड तक सारे न्यूमेरिकल्स हैं। थ्योरेटिकली सिर्फ डेफिनेशन हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं इसके अंदर है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स पे ही आज हम डिस्कस करेंगे। और चूँकि एनईडी में अगरचे कैलकुलेटर अलाउ है लेकिन फास्ट में नहीं होता, या फिर जो है वो MD CAT में नहीं होता, तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स हम कोशिश करेंगे MCQs को सॉल्व करने की। चूँकि एनईडी के अलावा बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर को यूज़ करना अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो हम उसके बिना ही करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करना है, और ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो PMC सिलेबस के अंदर होते हैं चैप्टर 1 के अंदर। तो PMC या PMDC सिलेबस जो होता है MD CAT वालों के लिए, ठीक है। तो मैं सिलेबस के लिहाज से ही मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, तो जो MD CAT कर उनको भी मसला नहीं आएगा, बाकी NED वालों को भी नहीं आता, चूँकि यही सारे टॉपिक्स हैं चैप्टर 1 के अंदर। और ये जो चीज़ें हैं इनको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। एटॉमिक मास है, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस तरह से मोल रेशोज़ को डिस्कस करेंगे। स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन है, एवोगाड्रोस नंबर है, स्टोइचियोमेट्री के जो है एजम्पशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, परसेंटेज यील्ड, ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। दे आर सो मच ईजी थिंग्स, नॉट वेरी डिफिकल्ट। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री बड़ी आसान है अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो। ईजीएस्ट पोर्शन हमारे केमिस्ट्री का होता है, चाहे NED की बात कर लें, चाहे हम जो है वो MD CAT की बात कर लें, सबसे आसान पोर्शन केमिस्ट्री का आता है और उसमें कोई शक नहीं है। और ख़ास तौर पे आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो आप सबसे ईजीएस्ट पोर्शन आपको यही लगेगा। क्लास में रेगुलर आते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी ईजीएस्ट पोर्शन फॉर यू। शायद बाकियों में मसला आ जाए आपको, बट इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, तो एक एक करके टॉपिक्स को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊँगा, फिर MCQs आते रहेंगे टॉपिक के लिहाज से, उसको सॉल्व करते जाएंगे, तो प्रैक्टिस होती जाएगी हमारे साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बेटा एटॉमिक मास को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास। इस एटॉमिक मास को हम लोग जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कह सकते हैं, सिर्फ एटॉमिक मास कह सकते हैं हम इसको। इसी को जो है वो हम लोग कह सकते हैं बेटा एटॉमिक वेट। तो एक ही चीज़ें हैं, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, तो ये सब चीज़ें एक चीज़ें कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास होती है जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किससे कहा जाता है, पहले ये बताइए ज़रा, वो तो बाद में देखेंगे। एटॉमिक मास का एटॉमिक नंबर किससे कहते हैं? यस, वेल डन। इट इज़ शोन बाय Z से शो करते हैं, और ये हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है। बिल्कुल सही, प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं उसको, कितने प्रोटॉन्स हैं किसी भी एटम के अंदर, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। और एक चीज़ हमारे पास होती है उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड मास नंबर। व्हाट इज़ मास नंबर? कैपिटल A से शो करते हैं। मास नंबर क्या चीज़ होती है? यस, दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, द समेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे सो देन इट विल बी कॉल्ड एज द मास नंबर, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे आर वेरी इजी थिंग्स। इसी को मास नंबर को हम फिजिक्स में हम लोग इसी को कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर। फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं तो उसको आप लोग न्यूक्लियॉन नंबर के नाम से कहते हैं, तो एक ही बात है, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स किसे कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स आर द पार्टिकल्स इनसाइड न्यूक्लियस, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब एटॉमिक मास थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ है इनसे, इन दोनों जैसी चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट है। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जिसको हम कहते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इसलिए कहते हैं इसको है चूँकि एटम का वजन, देखिए एटम एक बहुत एक स्मॉल एक पार्टिकल है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटा एक पार्टिकल होता है एटम, ठीक है। और एक सुई की नोक के ऊपर 40 करोड़ एटम आ सकते हैं। तो इस वजह से एटम के मास को निकालना इतना आसान नहीं है। कोई ऐसा तराजू इजाद नहीं हुआ, कोई ऐसा फिजिकल बैलेंस, कोई ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जिससे हम एटम का मास निकाल सकें। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एटम का मास निकालने के लिए हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास की टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं, जिसमें हम रिलेट करते हैं एटम के मास को कार्बन 12 के मास के साथ। किसी भी एलिमेंट के 118 एलिमेंट है, हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक मास है, और उसको कैसे निकाला गया? कार्बन के आइसोटोप के साथ कंपेयर करके। तो द रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। मीन्स कार्बन को हमने स्टैंडर्ड दे दिया, कार्बन जो था, कार्बन को कह दिया कार्बन जो हमारा 12 AMU है, और कार्बन को देखते हुए बाकी तमाम एलिमेंट्स के, या कार्बन से रिलेट करते हुए बाकी तमाम एलिमेंट्स के मासेस को कंपेयर कर लिया गया। कार्बन को 12 AMU बना दिया गया, उसको कांस्टेंट एक दे दिया गया, और कार्बन 12 को देखते हुए बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनके एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट किया गया। तो वो कहा गया रिलेटिव एटॉमिक मास, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू कार्बन, दैट्स वाई, ठीक है।
तो ये भी सवाल होता है कि वाई कार्बन इज टेकन एज स्टैंडर्ड, कि सर कार्बन को ही क्यों लिया गया, 118 एलिमेंट, ऑक्सीजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, सिंपलेस्ट है, उसको क्यों नहीं लिया गया। तो इसके पीछे 3 रीजन है, वो याद रखिएगा। पहला तो इट इज़ अ स्टेबल एलिमेंट, कार्बन 12 जो हमारे पास होता है वो स्टेबल होता है, हाली स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इसकी होती है, मतलब इसका न्यूक्लियस बहुत स्टेबल होता है। दूसरी चीज़ की जो कार्बन के, ये कार्बन 12 को जो आइसोटोप होता है ना, ये प्योरेस्ट फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है, प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, इसमें इम्प्योरिटीज़ कोई नहीं होती हैं। दूसरा रीज़न ये। तीसरा ये कि इट एग्जिस्ट एबेंडेंटली, वाफिर मिकदार में बड़ी तादाद में ये मौजूद होता है दुनिया में, कोक की सूरत में मौजूद होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। दैट्स वाई क्या होता है कि इसको स्टैंडर्ड लिया गया। 3 रीज़न से जिसकी वजह से इसको स्टैंडर्ड लिया गया कि स्टेबल है, उसके बाद प्योरेस्ट फॉर्म में होता है और एबेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, बड़ी तादाद में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दैट्स वाई कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया गया। और कार्बन 12 को देखते हुए जो मासेस निकाले जाते हैं वो एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट्स कहलाते हैं। यूनिट्स क्या होती है एटॉमिक मास की? यूनिट अगर हम निकालना चाहें तो इसकी यूनिट आप जानते हैं AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट इसको हम कहते हैं ना, AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। और AMU को अगर डिफाइन किया जाए कि सर ये AMU क्या चीज़ होती है, AMU की डेफिनेशन तो द मास ऑफ 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, AMU। दैट से पता है ना, कार्बन अगर 12 AMU है इसका एटॉमिक मास, तो अगर हम 1 AMU की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। कार्बन के मास का 12वां हिस्सा, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड 1 AMU। क्योंकि कार्बन टोटल एक एटम का वजन 12 AMU है, तो 1/12 जो है वो हमारे पास 1 AMU हो जाएगा मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये AMU की डेफिनेशन हमारे पास हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो हम PMDC सिलेबस जब हम उठाते हैं ना केमिस्ट्री का, तो सबसे पहला टॉपिक आपको एटॉमिक मास से लिखा हुआ दिख रहा होता है उसके अंदर, ठीक है। और एटॉमिक मास के बारे में ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एटॉमिक मास की डेफिनेशन, उसमें कार्बन को स्टैंडर्ड लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, यूनिट क्या होती है एटॉमिक मास की, AMU। AMU की डेफिनेशन क्या है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ है ये, ठीक है, बहुत आसान है, 9th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट। एंड डोंट कन्फ्यूज दिस थिंग्स विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, दे आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, होल नंबर वैल्यूज होती हैं, इनकी यूनिट कुछ नहीं होती है, बस एक नंबर्स होते हैं, बट इसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास की। और समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, मास नंबर एटॉमिक मास के बराबर हो रहा होता है, बट हमेशा ज़रूरी नहीं है ऐसा। मास नंबर हमेशा होल नंबर में होता है, बट एटॉमिक मासेस जो है, रिलेटिव एटॉमिक मासेस फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, पॉइंट्स में होते हैं। जैसे क्लोरीन का 35.5 हो सकता है, बाकी सबके। हाइड्रोजन का हम 1 कहते हैं, 1 एटॉमिक मास, लेकिन 1 नहीं होता, 1.0008 AMU होता है ना, इस तरह से। तो चेंज मतलब फ्रैक्शंस में आ सकते हैं ये, लेकिन एटॉमिक मास नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं आता। बात समझ में आ गई? तो मसला, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? अब देखो ये एक चीज़, जैसे कि आप, अब जैसे कुछ बच्चे मैंने देखा कि लिख रहे हैं, ओके दैट्स सो गुड, आप जो पॉइंट्स हैं शॉर्ट फॉर्म में आप लिख पाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा लिख लें, आप कुछ शॉर्ट चीज़ें लिख सकते हैं। मैंने शॉर्ट्स ही नोट्स बनाए हुए होते हैं, नहीं लिख पाते तो PDF ग्रुप पे मैं आपको सेंड कर दूंगा, जो उसका PDF जो मैं पढ़ाऊँगा ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। और वीडियो साथ में रिकॉर्ड तो चल ही रही है, तो वो वहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब वर्ड्स इतने अनक्लियर नहीं होते, आप देख कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड्स अपॉन यू, को तरीका नहीं है कि आप लॉस नहीं होगा आपका कुछ भी देखा जाए तो, ठीक है, कि सर हमने ये लाइन नहीं लिखी, अब कैसे होगा, ठीक है। चूँकि अक्सर होता है कि मैं स्लाइड को आगे बढ़ा देता हूँ जल्दी में, जैसे MCQs आएंगे ना, तो मैं बस MCQ टिक करेंगे, आगे स्लाइड बढ़ा दूंगा मैं, MCQs नहीं लिखने दूंगा मैं आपको, क्योंकि वो टाइम वेस्टेज है। पैसा तो 5-10 MCQs कर पाएंगे, उससे ज़्यादा कर ही नहीं पाएंगे एक दिन में, ठीक है। अब जैसे ये आ गया हमारे पास से एक MCQs आया, अब देखिए एटॉमिक मास के टॉपिक से हम MCQs को निकालते हैं। तो फर्स्ट MCQ है 58.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड MCl कंटेन्स 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, द एलिमेंट दैट इज M इज, ये आगे लिखा है, द एलिमेंट M इज व्हाट, मतलब एक कंपाउंड है MCl के नाम से, और इसका पूरा कह रहे हैं कि जो 58.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड कंटेन्स 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो कह रहे हैं कि इसमें बताओ ये जो M जो एलिमेंट है वो कौन सा होगा। दैट्स वेरी इजी MCQs है, ये बहुत आसान है। जैसे MCl एक कंपाउंड है, मेटल के साथ, M फॉर मेटल है, मेटल के साथ Cl जुड़ा हुआ है। Cl का अगर एटॉमिक मास 35.5 है तो M का एटॉमिक मास ये पूछने कितना होगा। बहुत तरीके हैं, एक तो सिंपल एक रेक्टिफिकेशन मेथड है, हमें पता है 58.5 है, ये तो नमक है ये, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो है वो जो M जो एलिमेंट हो गया ये सोडियम हो गया, देयर इज़ नो। और अगर तरीका हो कि सर कुछ और आ जाए तो क्या करेंगे, तो बस आप क्या करें, 58.5 में से 35.5 को माइनस कर दें तो 23 आ जाएगा, और 23 एटॉमिक मास किसका होता, सोडियम का। मान लेते हैं 39 आ रहा होता तो पोटेशियम हो जाता, 7 आ रहा होता तो लिथियम हो जाता। तो कॉन्सेप्चुअली भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कंपाउंड है MCl जिसमें हमारे पास क्लोरीन 35.5 ग्राम है, तो बताइए मेटल M कौन सा है, तो मेटल M सोडियम है। जो एटॉमिक मास निकालेंगे तो वैसे भी पता लग जाएगा,
समझ में आ गई बात। तो ये रिलेटेड टू एटॉमिक मास एमसीक्यूज में आपको बता रहा हूँ, मसला क्लियर है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस 6 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न टू प्रोड्यूस 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट्स कैलकुलेटेड एस। अच्छा, ये अगले टॉपिक से सवाल आ गया, तो मैं ये वापस जाकर मैं आपको कराऊंगा। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने नहीं सिखाया आपको अभी, ठीक है। तो अभी एक एमसीक्यूज बस हमने किया, क्लियर है ना, समझ में आ गई बात। तो अब ये टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक है, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। दैट्स आल्सो वेरी सिंपल थिंग कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या फ़र्क होता है। भाई किसी भी कोई भी कंपाउंड है उसके दोनों तरह के फार्मूले हम लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख सकते हैं, एम्पिरिकल भी लिख सकते हैं। अगर हम लिखते हैं C6H12O6 तो हम कहते हैं ग्लूकोज का जो है वो दैट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, और हम इसको किसी एक टेबल से कट आउट कर दें तो ये हमारा CH2O क्या कहलाता है, दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो एम्पिरिकल फार्मूला को ही हम लोग जो है वो एक और नाम देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिंपलेस्ट फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो आपको क्या बताते हैं, टेल्स अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक्चुअल नंबर बताता है नहीं आपको कि एक अगर कंपाउंड है तो उसके अंदर कार्बन के अलग अलग एलिमेंट्स के कितने एक्चुअल एटम्स मौजूद हैं। अब जैसे ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 आपको ये बता रहा है कि ग्लूकोज का अगर आप एक मॉलिक्यूल उठाएंगे तो उसके अंदर आपको 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलेंगे, ऐसा ही है। लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला आपको ये नहीं बता रहा होता, ये तो बताता है एलिमेंट्स कौन से हैं, लेकिन यस उनके कंबाइनिंग रेशोज जो होते हैं वो रेशोज के बारे में बात करता है, किस रेशो में कंबाइन है। तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो 1:2:1 का बन रहा है, ये रेशोज में बता रहे हैं। एक्चुअल नंबर नहीं बता रहा कि मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, वो बता रहे कि रेशोज में बता रहे कि रेशो वाइज कितने एलिमेंट्स इसके जो है कितने एटम्स मौजूद है एलिमेंट के इसके अंदर। तो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। तो सिंपलेस्ट फार्मूला कहलाता है, और मतलब ये कम डिटेल्स देता है आपको मॉलिक्यूल के बारे में, और मॉलिक्यूलर फार्मूला ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता है क्योंकि एग्जैक्ट आपको हर चीज़ बता देता है। अब कोई भी कंपाउंड हो, जैसे ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, तो एम्पेरिकल फार्मूला से क्या निकल जाएगा भाई, CH2O निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से बेंजीन है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6, और एम्पेरिकल क्या निकल जाएगा, CH निकल जाएगा। मीथेन है इसका, अच्छा कभी कभार होता है समटाइम्स के एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, जैसे मीथेन है CH4, अब इसको तो आप कट नहीं कर सकते ना किसी एक टेबल से, तो उसका क्या होगा, दोनों सेम रहेगा। CH4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, CH4 इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी है, क्योंकि आप कट आउट नहीं कर सकते ना। आप देखिए CH4 है, अब इसको आप कैसे कट करेंगे सेम टेबल से, नहीं हो सकता है, तो 1:4 का ही रेशो रहेगा इसमें ओवरऑल, सिंपलेस्ट रेशो पहले ही बना हुआ है, तो एम्पेरिकल भी है मॉलिक्यूलर भी है। इसी तरह वाटर को आप देख लें, H2O है, अब वाटर H2O है ना भाई, अब इसको आप कैसे कट आउट करेंगे, तो ये इसका मॉलिक्यूलर भी है, ये एम्पेरिकल भी है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला निकले, जिसका निकल रहा होता है उसको हम निकाल लेते हैं, जैसे बेंजीन का, ग्लूकोज का, जिसका नहीं निकलता उसका नहीं निकालता। बस समझ में आ गई। तो बस ये एक डेफिनेशन याद रखनी है कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बताते हैं, रेशोज में बताता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। बस समझ में आ गई। बस इतने और तो कुछ भी नहीं लिखा मैंने इसके अंदर। ये स्लाइड समझ में आ गया आपको, इस स्लाइड में क्या बात हो रही है। अक्सर औकात लिखने की जरूरत भी नहीं होती, ऑलरेडी हमें पता होता है, ये बहुत सिंपल सी बात होती है। बट सिंपल ये चीज़ है कि अगर आप नोट्स फॉर्म करेंगे दैट्स विल बी गुड फॉर यू, कि आपके लिए अच्छी होगी, आसान सी बात होगी, अच्छी बात होगी। अगर अभी नहीं कर पा रहे तो घर जाकर नोट्स की फॉर्मेशन कर लेंगे वीडियो देखते हुए, तो भी आसान हो जाएगा आपके पास। लेकिन ये है कि अभी क्या है, क्लासरूम का क्या बेनिफिट होता है कि आप क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं। देखिए अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे पूरी क्लास में ना स्टार्ट से एंड तक, तो आई थिंक घर बैठे हुए बच्चे का ये वीडियो देखना और आपका इसमें फ़र्क कोई नहीं रहेगा, दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी। अब इतनी दूर से अगर आप आते हैं तो अगर आप क्वेश्चन से नहीं अराइज करते हैं तो उसका मतलब तो बेकार है, फिर तो घर बैठ के भी कर सकते थे आप ये काम, ऑनलाइन में जैसे होता है, सही ना भाई। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछना ज़रूरी है, और यही एक पर्क्स होते हैं ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस के, अदरवाइज तो फ़र्क ही नहीं है, यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं आप। अच्छा आप क्वेश्चंस करते हैं उसके, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज एंड एसिटिक एसिड हैव सेम डैश। ग्लूकोज और एसिटिक एसिड के सेम क्या होंगे, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, नंबर ऑफ एटम्स, क्या आप ये बता सकते हैं मुझे इस चीज़ में। अच्छा ग्लूकोज का फार्मूला तो आपको पता है C6H12O6 है, C6H12। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, या CH3COOH। अच्छा आप थोड़ा खुद सेंस लगाएं, बताएं कि इनमें चारों में से क्या चीज़ इनके पास सेम होगी। यस, नंबर ऑफ एटम्स, तो वी कैन चेक। तो उन्होंने कहा नंबर ऑफ एटम्स, तो वी कैन चेक हियर। मुझे खुद नहीं पता इसका आंसर क्या है, मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है।
दैट इज 6 + 6 12, 12 + 12 दैट इज 24 एटम्स इसके अंदर है, ऐसा ही है 24 एटम्स है। इसके अंदर चेक करते हैं, दैट इज 3 4 5 6 7 8 एटम्स हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यस, एम्पेरिकल फार्मूला सेम है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। ये C6H12O6 इसका एम्पेरिकल निकलेगा CH2O। अच्छा, इसको पहले हम कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा C2H4O2 और एम्पेरिकल फार्मूला निकल जाएगा इसका भी CH2। यस, नाउ यू आर राइट। देखिए इसके एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला इनका सेम है, तो चेक करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स आपको मैंने दिखा दिए डिफरेंट है, तो जल्दबाजी में कभी इसका फैसला नहीं करते। यू हैव एटलीस्ट मोर देन 1 मिनट्स फॉर अ सिंगल क्वेश्चन। आपके पास 5 सेकंड या 10 सेकंड नहीं एक सवाल को सॉल्व करने के लिए, आपका 1 मिनट से ज़्यादा है, तो कम से कम 30 सेकंड्स तो आप ले ही सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दबाजी में फैसला जैसे अक्सर बच्चे करते हैं, तो ये करना गलत होता है, ठीक है। क्वेश्चंस को थोड़ी 1 मिनट बहुत होता है क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है, तो इतना टाइम लगाएं उसको, क्योंकि अगर आपने गलत आंसर दे दिया उसका मतलब वो नंबर आपके गए। अब थोड़ी ना कि चॉइस नहीं होती कि अब ये नहीं तो अब बताओ अब क्या होगा इसके अलावा, ऐसा कुछ नहीं। 4 ऑप्शन होंगे, एक को तो करेक्ट होना है। कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंपाउंड हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला CH2O गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट। एक कंपाउंड जिसका फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, से हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है? यस, सिंपल रेशियो बिटवीन एटम्स। यस, राइट, तो यही डेफिनेशन है एम्पिरिकल फार्मूला की। अच्छा, विच कंटेन एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल, ये भी अभी हम नहीं कर सकते, उसको एवोगाड्रो नंबर नहीं पड़ा है, रैंडम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पीछे भी गया हुआ है, तो वापस जाकर मैं उसको बताऊंगा, टॉपिक वाइज ही हम करेंगे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है इस टॉपिक का। देखिए समटाइम्स ऐसा होता है कि देखिए होता क्या है कि एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकालना होता है, और फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो ये बराबर होता है एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। जो भी एम्पिरिकल फार्मूला n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहे कंपाउंड है, उसके पास n की वैल्यू तो 6 है और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 78 ग्राम पर मोल है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? यस, अब इसमें पता होगा क्या कि हमें यहाँ पर इसमें सबको अलग अलग करके यहाँ पर चेक करना पड़ेगा ना, लाइक तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें कि कंपाउंड हैविंग n की वैल्यू हमें 6 दी गई है, और n क्या होता है, n एक इंटीजर हमारे पास है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास ही होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास हमें दिया गया 78 ग्राम पर मोल। इसका एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो अब होगा क्या कि CH2O, ये सब हम देखेंगे ना, इसको तरीका ये सिंपल हमारे पास ये होगा कि CH2O, CHO, CH और C2H2O2 इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे n से, फिर जो फार्मूला हमारे पास आता रहेगा उसका मॉलिक्यूलर मास हम निकालते रहेंगे, तो उसमें पता लग जाएगा। जैसे इन सबको हम क्या करेंगे, ये सारे एम्पिरिकल फार्मूला इन सबको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा C2H4O2, ऐसा ही है, दूसरा हो जाएगा C2H2O2, तीसरा हो जाएगा C2H2 और चौथा हो जाएगा C4H4O2, ऐसे ही हो जाएगा ये। ऐसा हम देखते हैं कि 78 किसका आ रहा है, जिसका 78 आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये हो गया हमारे पास, दैट इज 24 + 4 + 32। सॉरी 6 है, सॉरी 2 नहीं है, मैंने गलत कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई करना था, नॉट 2 से, तो n की वैल्यू 6 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इनकी वैल्यू 2 होती है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ठीक है, ओके, करेक्ट कर लेते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा C6H12O6। इसका तो देखो 180 आते तो ऐसे ही खड़ी है, ये तो हो नहीं सकता है। C6 उसके बाद H6 और O6, तो 12 × 6 तो वैसे ही जो है ना वो बहुत आदि चला जाएगा, तो वैसे भी मैं बता रहा हूँ कि नहीं हो सकता, ये 78 तो आएगा नहीं। यस, C6H6, यस, ये बेंजीन इसका 78 आता है, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब n की वैल्यू दी गई थी, तो हमने फार्मूला क्या होता है हमारे पास याद रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो जो भी एम्पिरिकल फार्मूला उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं n से, तो हमें जो है ना वो मॉलिक्यूलर फार्मूलेज आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं यहाँ सारे एम्पिरिकल फार्मूला थे, हमने n से मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला आकर और देख लिया कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा 78 के बराबर, तो ये सी ऑप्शन में था, तो ठीक कर दिया, सही है। तो ये कॉन्सेप्चुअल MCQs है ना, ये माइंड ट्रेनिंग के लिए, तो उसको समझना इतना मुश्किल नहीं है, दे आर नॉट डिफिकल्ट, बट समझने वाली चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल शुगर्स मोनोसैकेराइड्स जनरली हैव द एम्पिरिकल फार्मूला डैश। सिंपल शुगर मोनोसैकेराइड किसे कहा जाता है, अगर आपने पढ़ा है कभी
तो जैसे ग्लूकोज है ना हमारा, ये सिंपल शुगर होता है, मोनोसैकेराइड जिसको हम कहते हैं, है ना भाई। अगर मेडिकल वाले तो बेहतर तरह से जानते होंगे। फ्रक्टोज भी हो सकता है, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज बोथ आर मोनोसैकेराइड्स, सिंपल शुगर्स हैं। अगर हम उनको कट आउट करेंगे तो ये 1 2 और 1 इस तरह से आएगा ना, C उसके बाद H2 और फिर O। तो जनरल फार्मूला CN H2N ON निकल सकता है इसका, ऐसे निकल रहा है ना भाई। N की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो आपको पता लगते जाएगा अलग अलग कंपाउंड। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल शुगर्स का एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास हमेशा क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला पर CH2। जनरल फार्मूला बोला जाए तो वो तो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, CnH2nOn, ठीक है। अब ग्लूकोज का मतलब सिंपल शुगर लेना है तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज लेकर आप निकालोगे तो पता लग जाएगा, इसके अलावा बाकियों के भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, समझ में आया सबको? दोनों क्वेश्चन को मसला तो नहीं है, कैसे आ रहा है इसका आंसर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोबारा से देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूले के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं। इफ टू कंपाउंड्स हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला दे मे हैव डैश। अभी आप बताइए, कॉन्सेप्चुअल है ये, कोई कैलकुलेशन नहीं है, समझने की चीज़ है कि अगर दो कंपाउंड्स हैं, इनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, तो क्या चीज़ होगी इन दोनों के पास? डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम, डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस, डिफरेंट सिंपल होल नंबर रेशियोज, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस चेक कर लेते हैं। दो कंपाउंड्स के अगर सेम एम्पिरिकल फार्मूला आ जाए लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला आते, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैं ले लेता हूँ बेटा ये इथाइन ले लेता हूँ C2H2, एक ले लेता हूँ बेंजीन C6H6, इन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला CH निकल सकता है बच्चों? अब इसको देखते हुए बात करते हैं कि दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स, नहीं तो ऑल ऑफ दिस वैसे ही कट गया, तब बात खत्म होगी। ठीक है, सेम आइटम्स होंगे तभी तो सेम एम्पिरिकल फार्मूला आएगा, ठीक है। तभी मैंने बोला टाइम लगाया इसमें, ऐसा नहीं होता ये। डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस, जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर मास दोनों के अलग अलग होंगे, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा। डिफरेंट सिंपल होल नंबर रेशियोज, नहीं होल नंबर रेशियोज तो दोनों के सेम आ रहे हैं, 1:1 है, तो बी ऑप्शन हुआ ना भाई। तो देखो टाइम, ठीक है, टाइम ले तो पता लगेगा, जल्दी भी नहीं फैसला करें, क्योंकि बहुत बार हर क्लास में ऐसा ही होना है, ठीक है। गलत जवाब देने का मतलब होता है ना उम्मीदी है ये कि आप चीज़ें नहीं समझ पा रहे। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड द रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज सेम? ओके, अभी ये सवाल चला गया, दैट्स CH2O निकला था ना अभी इसका, तो ये तो हमने पीछे कर लिया, वैसे निकाल कर चेक भी कर सकते हैं, तो ये सेम सवाल है, ठीक है। तो यू आर क्वाइट गुड ना, तो यू आर टेलिंग आंसर्स एब्रप्टली, दैट्स गुड, दैट्स व्हाई यू हैव सच गुड एग्रीगेट, तो थोड़े से मार्क्स आप रहो, ठीक है। ऑलराइट, सही है, तो दैट इज बी, ग्लूकोज एंड एसिडिक एसिड। ये पीछे चला गया सवाल, तो इसलिए आपने डायरेक्टली बता दिया, बट अभी निकालना पड़ता है अलग अलग करके, ठीक है, क्लियर है। अभी आज फर्स्ट क्लास है तो मैं ऐसी मुश्किल तो करना नहीं चाह रहा, कुछ आसान बातें करना चाह रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो इतनी मुश्किल बातें नहीं करेंगे, आगे जाके करेंगे मुश्किल बातें भी, आज नहीं करेंगे। तो अ कंपाउंड X हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला दिस, मोलर मास इक्वल टू 110 ग्राम पर मोल, द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डैश। देखो एक कंपाउंड है, उसका ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ये हो गया बेटा एम्पिरिकल फार्मूला। मोलर मास मतलब ये मॉलिक्यूलर मास, दैट्स 110। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा उस कंपाउंड का? अब हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला बाय n। और n क्या चीज़ होती है? n निकालने के n इज मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, दिस इज स्मॉल m, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमें दिया गया है, दिस इज 110। एम्पिरिकल फार्मूला मास यहाँ से निकल जाएगा, दैट्स 12 × 3 इज 36 + 3 + 16, कितना हो गया ये हमारे पास? 36 + 3 + 16, दैट सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन, दैट इज 36, 36, 37, 38, 39, 39 and 16, दैट इज 5, 1, 3, 1, 4, 5, 55। अच्छा देखो, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आ रहा होता है ना MD कैट के अंदर, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कैलकुलेटर यूज़ करना ही नहीं होता, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल होल नंबर में आ रहा था, लास्ट टाइम जो हुआ उसमें तो आए ही नहीं MCQs, वो तो न्यूमेरिकल्स तो आए ही नहीं, तो वो तो बहुत ही आसान हो गया था, रिकंडक्ट भी और नॉर्मल भी। अनएक्सपेक्टेड पेपर था वो, और वो MD कैट के लेवल के पेपर था भी नहीं, वो आप सब जानते हैं, ठीक है। उसमें ना न्यूमेरिकल्स डाले हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, बेसिक डेफिनेशंस थी। अगर हमें पहले से पता होता तो, लेकिन अब हर बार नहीं पता होता, अनसर्टेनिटी होती है, तो हम तो अपने लिहाज से तैयारी मुश्किल पेपर की ही करके जाते हैं, आसान आ गया तो वो एक अलग सी बात है।
तो ये हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया, ये सिंपल 2 में आ गई, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय 2, तो C3H3O को मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया, 2 से कर दिया, ये हो गया C6H6O2। तो क्या ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। समझ में कैसे निकला। तो ये फॉर्मूला हमने दो n की वैल्यू पहले निकाली, फिर यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉलीमर ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2, एक पॉलीमर है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2 है। पॉलीमर आपको पता है दैट इज अ बिग मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, मोनोमर से मिलकर बनता है। एक पॉलीमर है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2 है, हैज अ मोलर मास ऑफ 14,000, चूंकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना भाई, पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर मासेस बहुत हाई होते हैं, तो 14,000 AMU या 14,000 ग्राम पर मोल, ये इसका मॉलर मास है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आएगा हमारे पास, इसको सेम यही फॉर्मूला हमारे पास लग रहा है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर किसके हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n के हो जाएगा, ठीक है। और n निकालना है, n किसके बराबर हो जाएगा, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है इसका है 14,000 अपॉन, और n कितना, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना निकल जाएगा 12 + 2, सिंपल कैलकुलेशन 1000 निकल जाएगा ये। तो दैट इज CH2 मल्टीप्लाई बाय 1000, ऐसा ही है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला कितने टाइम्स होगा, 1000 टाइम्स होगा। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, मतलब निकाल भी सकते हैं कि इसका फॉर्मूला C1000H2000 होगा, तो ट्वाइस होगा, मतलब 1000 टाइम्स होगा इसके एम्पिरिकल फॉर्मूले के। तो हमने उसी तरह से निकाला जैसे ऊपर काम था। मतलब सवाल के पूछने का अंदाज आप देखें अलग अलग किस्म का है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट तो सेम लग रहे हैं। ये एक टॉपिक पे हम जो MCQs कर रहे हैं तो हमें समझ में आते जा रहा है। ये टॉपिक चेंज हो के जब आता है तो मुश्किल होता है फिर उस वक्त हमारे पास, ठीक है। तो कितने ही चैप्टर है, कितने ही टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगी ना सिर्फ एक, ठीक है, ये तो एक छोटा सा एक टॉपिक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंबस्शन एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। अच्छा, अब होता क्या है, कंबस्शन एनालिसिस किसे कहते हैं, जरा ये समझा दूं आपको कि ये किसे कहा जाता है। ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास है। तो व्हाट इज, देखो कंबस्शन एनालिसिस, यहाँ पर लिखा हुआ है कंबस्शन एनालिसिस। देखो जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में डिस्कवर होता है ना, व्हेन एवर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में डिस्कवर होता है, मान लेते हैं वो कंपाउंड हमारे पास X है, X से कंपाउंड है जो लैब में हमारे डिस्कवर हो रहा है, ठीक है। अगर इस X कंपाउंड के फॉर्मूले को हमें निकालना है तो उसका सिंपल तरीका क्या होता है, इसको जला दिया जाता है, इसकी कंबशन कर दी जाती है। और कभी भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो X हमारे पास है, ये X हमारे पास है, दिस इज एक्चुअली अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है, मतलब कार्बन बेस्ड कंपाउंड ही हमारे पास होगा। और इसकी जब भी कंबस्टन की जाएगी तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में हीट लिबरेट होगी ना इसके अंदर से। तो जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्टन की जाती है, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इट विल ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ये सब के लिए, हर तरह के हाइड्रोकार्बन्स के लिए, हर तरह के कंपाउंड्स के लिए। तो जब भी किसी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास डिस्कवर हुआ, हमें नहीं पता उसका फॉर्मूला, हम उसको जलाएंगे। जलाने पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की तादाद, हमें इसकी मास, इसके मासेस पता होंगे, कितना ग्राम ये प्रोड्यूस हो रहा है, कितना ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। और इसके थ्रू इनके मासेस को कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। ये मल्टीपल स्टेप प्रोसीजर्स ही हमारे पास होता है, स्टेप बाय स्टेप इसको हमारे पास जो है वो किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप इसको हमारे पास किया जाता है। अच्छा, ये देखो, ये जो टॉपिक है हमारे पास है ना, तो अगर हम बात करें MD-CAT के लिहाज से स्पेशली, तो उसमें तो ये होता था कि लाइक हमारी जो न्यू बुक है केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर की, उसके अंदर ये टॉपिक हमारे पास नहीं है मॉलिक्यूलर फार्मूला का, लेकिन PMD से सिलेबस में ये है। तो सिलेबस को जो बनाया जाता है ना, तो अब हम जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो सिलेबस पर बाउंडेड होते हैं, सिलेबस के लिहाज से। तो जहाँ तक की बात, तो सिलेबस के लिहाज से देखा जाए तो कुछ टॉपिक्स ऐसे ही ना, जैसे आपको ये टॉपिक मिलेगा जो आपको इंटर की न्यू बुक में नहीं मिलेगा, ओल्ड बुक में था, और कह रहे हैं कि न्यू बुक से आएगा MD-CAT, तो न्यू बुक से आएगा तो उसमें तो ये टॉपिक ही नहीं। तो हम सिलेबस को फॉलो करते हैं। जहाँ तक बात है NED की बात करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो NED के अंदर तो पूरा पास पेपर फॉलो होता है, तो वो भी बुक को फॉलो नहीं करते, मतलब ना ही ये बुक, मतलब MD-CAT के अंदर जो है वो PMD से सिलेबस फॉलो होता है, और NED के अंदर जो है वो आपका जो है वो पास पेपर फॉलो होता है। बुक दोनों में से किसी में फॉलो नहीं होता है,
ये मैं आपको बता दूँ, ये राज की बात है, दैट्स अ सीक्रेट। ठीक है, बुक दोनों में से बच्चे बहुत पूछते हैं ना, न्यू बुक ओल्ड बुक में फंसे हैं बच्चे कि सर ओल्ड बुक से आएगा न्यू बुक से आएगा, तो बुक से तो आता ही नहीं है, वो सिलेबस से आता है। अब उसकी तैयारी आप जापान की किताब से कर लो, चाइना की किताब से कर लो, आपकी मर्जी है। टॉपिक बस वो होते हैं, टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। समझ गए, यही तरीका है। और ये इतने इस लेवल पे आप आ चुके हैं अपना कि इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। वो टॉपिक आप कहीं से भी पढ़ लें, पंजाब बोर्ड से, फेडरल बोर्ड से, सिंध बोर्ड से, नई बुक से, पुरानी बुक से, आपकी मर्जी है। कभी भी किताब सामने रख के पेपर नहीं बनाया जाता है, ना NED का और ना ही डाओ का, मतलब लाइक MD-CAT का। किताब सामने नहीं रखी जाती, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो कंबस्शन एनालिसिस किसे कहते हैं कि जब हम कंबस्शन कराते हैं, जलाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और उससे हमारे पास जो है वो लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले स्टेप में हम लोग परसेंटेज निकालते हैं कि एलिमेंट्स के परसेंटेजेस क्या होंगे। ठीक है, अब 3 चीज़ों के परसेंटेज निकाली जाती है। कार्बन की परसेंटेज पहले निकालते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालते हैं। तरीका उसका आगे MCQ आएगा तो वहाँ बता दूंगा कैसे निकालते हैं। और सबसे थर्ड नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की परसेंटेज को निकालते हैं। अच्छा, कार्बन की कुछ भी परसेंटेज आ गई, लेट से आप कोई भी कंपाउंड हमारे पास है जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कार्बन की परसेंटेज जैसे मान लेते हैं 20% आ गई, हाइड्रोजन मान लेते हैं 10% आ गई। अब अगर ऑक्सीजन को निकालना है तो उसका आसान तरीका क्या होता है, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने का, 100 में से माइनस कर देते हैं 30 को, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 70% आ जाता है। मीन्स कि ऑक्सीजन की परसेंटेज को निकालने के लिए हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं बाकी की परसेंटेजेस का। तो यह सब आप सवाल पढ़ लेते हैं, आसान है कि इन कंबस्शन एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। बस समझ में आ गई। तो ये इसको हम लोग निकालते हैं लाइक डिफरेंस के मेथड से। मतलब कार्बन हाइड्रोजन का तो तरीका होता है निकालने का, ऑक्सीजन को डिफरेंस से निकाल लेते हैं। उसका बाकी फॉर्मूला आएगा आगे तो बता दूंगा अभी। ठीक है, को मसला सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इज द रेशियो, दैट्स इजी। तो अभी तो बहुत बार किया है। क्या हो गया ऑप्शन ABCD, ABCD क्या होगा, either A, B, C और D। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, सी ऑप्शन होगा ना अभी। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मतलब मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, यही होता है ना स्मॉल n जिसको हम निकालते हैं, इंटीजर। को मसला क्लियर है सबको? ठीक है, तो कंसंट्रेट करेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी इसमें। देखो अभी नेक्स्ट है एक MCQ और n की वैल्यू, n का फॉर्मूला लिखा हुआ है और कहा जा रहा है इस यूनिटी, n की वैल्यू यूनिटी होगी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके यूनिटी का क्या मतलब होता है? यस, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। यूनिटी का मतलब होता है 1। इन चारों में से, ये वो कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कोई ये नहीं कि आपको जीनियस होना पड़ेगा। इन चारों में से हाउ डू यू नो? बिल्कुल, जिसके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आते हैं उसकी n की वैल्यू हमेशा 1 होती है। समझ आ रही है बात? तो बेंजीन का आपको पता है मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल अलग अलग आएगा, ग्लूकोज का भी डिफरेंट आएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2 होता है ना, तो ये हमारे पास HO हो जाएगा। तो अमोनिया वाहिद है NH3 जिसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर सेम निकलेगा, दैट्स वाई इसकी n की वैल्यू 1 होगी, यूनिटी होगी। सही है ना? तो n की वैल्यू यूनिटी किसके लिए होता है? जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। तो इस तरह से ही लॉजिक लगाएंगे। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180, इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज दिस, द वैल्यू ऑफ n। ये तो खुद बता सकते हैं, आप कई बार कर लिया हमने इसको, डायरेक्ट बता रहे हैं। n की वैल्यू 62 कैसे आएगी? दैट्स 180 डिवाइडेड बाय दैट CH2, 12 + 2 + 16, 12 + 2 + 16 कितना हो गया ये? 40 हुआ। अच्छा एक चीज़ बताओगे 30, तो ओके 6 आ गया ये, क्लियर है? और यही MCQs होता है, इसमें कोई मतलब अलग अलग तरह से ना सॉल्व करेंगे हम, डिफरेंट तरह से। टॉपिक वही है बट अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि कुछ भी आ जाए ना हम उसको करेंगे।
एक मिनट, ये सवाल फिर चेंज हो गया। ओके, मोल कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा वापस जाते, एक सवाल हमने छोड़ा था। देखो हर सवाल करना है, ठीक है। देखो ये छोड़ कर गए थे याद। अब यही सवाल था ना जिसको मैंने बोला था आगे कराऊंगा, ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस। 6 ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस। देखो प्रोजेक्टर में इसलिए चलाता हूँ ना कि जल्दी में हो सके चीज़ें, लिखने में बहुत टाइम लगेगा, डिक्टेट कराने में बड़ा बोरिंग होता है वो, ठीक है। अभी थोड़ा सा बोरियत इसमें कम होती है ना, हम समझ रहे होते तेज़ी में चीज़ों में। जाहिर सी बात है, बिल्कुल, तभी मैं कह रहा हूँ। तो मेरी स्पीड को आप नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। बहुत फास्ट स्पीड है। 1 शॉट लेक्चर आपने देखे होंगे मेरे, कभी कितनी तेज़ी में भागता हूँ मैं उसमें, 1 घंटे में पूरा चैप्टर लपेटता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं तैयारी हो पाएगी। टाइम थोड़ी ना अब ज़्यादा, अभी तो रिजल्ट आ गया है तो चलो क्लियर पिक्चर सामने। क्लासेस तो वरना कब से शुरू हो चुकी होती हैं। हम यहाँ पर बहुत लेट स्टार्ट कर लेंगे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस 6 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न। मतलब कंबस्शन एनालिसिस का मतलब क्या होता है बेटा कि एक्स है, इसको जलाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भरा है, ठीक है बेटा। ये कंबस्शन एनालिसिस है। 6 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका दे दिया गया है कि 6 ग्राम, इसको जलाया जा रहा है, अननोन कंपाउंड है ये। टू प्रोड्यूस 4 ग्राम, सॉरी कितना है, 4 है, 4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है ये 4 ग्राम बन रहा है, और वाटर नहीं बता रहे कितना बन रहा है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, जो कोई मसला नहीं है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की परसेंटेज कितनी होगी इस कंपाउंड के अंदर। अब देखो इसका तरीका होता है, अगर आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो कार्बन की एटॉमिक मास, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन है ना, 2 चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से ना काफ़ी लॉन्ग फॉर्मूले इसमें हमारे पास चलते हैं, इस तरह से इसको याद रखना, लाइक दैट, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए। ऊपर यहाँ पर आ जाएगा दिस इज मास ऑफ CO2, यहाँ आ जाएगा मास ऑफ X, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कार्बन का मास और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मास। कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास 6 होता है, डिवाइड बाई 2, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, सॉरी 12 नहीं, दैट्स 44, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, 6 डिवाइड बाई 44, 44 कार्बन डाइऑक्साइड का, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 6 है, डिवाइड बाय मास ऑफ X, ये हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज, सॉरी ये 6 नहीं आ रहा, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, दैट्स 4 ग्राम। उसके बाद डिवाइड बाय ये 6 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला है जिसको हमने यूज़ किया परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए। अब हुआ क्या कि 6 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 4 1s ऑफ 4 और 4 11s ऑफ 44, 100 डिवाइडेड बाय 11। अगर 100 है उसको अगर 11 से डिवाइड करें तो कितना आंसर हमारे पास आएगा, लगभग 10% के आसपास, मतलब टोटली 10 तो नहीं आएगा बट 10 के आसपास आएगा। क्या आएगा, मतलब एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहो, लेकिन अब देखो बाकी वैल्यूज़ ना 18 20 50 वो दूर भाग रही हैं, तो राउंड ऑफ कर लेंगे तो हम लोग 10 पे लगा लेंगे, सही है। तो राउंड ऑफ हमेशा, जब मैंने बताया ना, कैलकुलेशन ऐसी नहीं होती जिसमें कैलकुलेटर निकालना पड़े, जैसे आप निकाल ले, ठीक है। ज़रूरत ही नहीं है इसकी, मुझे दिया ही नहीं है ना, तो आसान कर दिया हमारे लिए कि बेटा होल नंबर में बस सर यहाँ 10 तो नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, हम 10 के आसपास आएगा। तो बच्चों को इस अजियत में नहीं डाला जाता कभी भी कि लाइक कि आप उसको पूरा 0.3344 ऐसे करते रहे, ठीक है। अगर आप किसी भी 5 पेपर को उठाएंगे आपको कैसे दिखाई देगा कि क्वेश्चंस बड़े सिंपली होल नंबर में सॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं होती है कि कैलकुलेटर को यूज़ करना पड़े। अब तक हमने नहीं है ना, मेरे पास भी नहीं है ना, मैंने कहीं यूज़ किया। मैं हर बार आप देख सकते हैं मैनुअली मैं कट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। चूँकि कैलकुलेटर से करूँगा तो स्टूडेंट्स ये सोचेंगे सर आप तो कर ले रहे हैं, हम वो पेपर में कैसे करेंगे जाके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अटैम्प्ट हो गए। 1-2 एवोगाड्रोस नंबर के आए हुए थे, वो वापस जाके हम देखेंगे। कोई मसला यहाँ तक समझ में आ गई बात? ओके, तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को देख लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला हमने देख लिया, और टाइम हमारे पास 1:02, ठीक है। तो वी हैव 28 मिनट्स मोर टू गो, ठीक। तो बाकी एनर्जी का मैंने बताया था, मेरी स्पीड बहुत तेज़ है। इससे क्या होता है कि लाइक होता है समटाइम्स इसमें ना कि एनर्जी लॉस कर रहा होता है एक स्टूडेंट, तो एनर्जी को बरकरार रखें इस चीज़ के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, सो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। मोल किसे कहा जाता है? व्हाट इज मोल? अगर मैं आपसे पूछूं, मोल कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक चीज़ है केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट के अंदर। दैट्स गुड, यू आर राइट। तो ये जैसे है ना, उन्होंने 3 इडियट्स देखा था ना एक, उसमें चतुर राम लिंगन, ठीक है।
डेफिनेशन हमें बिल्कुल असबर मतलब लाइक दैट। तो होता है अक्सर बच्चे, अच्छी बात है। देखो कराची में तो यही है, हम तो IIT का पेपर तो दे नहीं रहे ना। रट्टाफिकेशन बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा। अभी पूरा जो MD का हटा तो रट्टे में था पूरा, कोई उसमें कॉन्सेप्चुअल MCQ था ही नहीं, सिर्फ डेफिनेशन से सारे, ठीक है। तो रट्टा बहुत काम आता है हमारी कराची के अंदर, ठीक है। और NED का टेस्ट जो होता है पूरा रट के ही जाते हैं पास पेपर को, तो नंबर ले आते हैं उठा के। तो होना नहीं चाहिए घर से ऐसा, मतलब जिस लेवल का होना चाहिए टेस्ट, जिस लेवल के बाकी दुनिया में होते हैं, IIT में होते हैं, इंडिया वगैरह में, या फिर कराची में भी होता है, नस्ट का जिस तरह से टेस्ट होता है या फास्ट का जिस तरह टेस्ट होता है, वैसा टेस्ट डाउ में या फिर NED में नहीं बनता है, ठीक है। एक सिंपल सी बात है। वरना होना तो यही चाहिए कि रट्टा नहीं आना चाहिए कोई भी। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, मोल किसे कहा जाता है? देखो एक चीज़ होता है ना, मोल को हम लोग एक और चीज़ कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड केमिस्ट डजन, है ना भाई। केमिस्ट डजन कहा जाता है इसको। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम सिंपल अगर कॉमन सेंस की बात करें, डेली लाइफ की बात करें, तो एग्स हम लेते हैं, अंडे जो होते हैं वो दर्जन के हिसाब से लेते हैं कि 1 डज़न एग जो हमारे पास होता है उसके अंदर हमारे पास 12 एग्स होते हैं, या 1 डज़न ऑरेंजेस जो होते हैं उसमें हमारे पास 12 ऑरेंजेस होते हैं, ठीक है। तो डजन्स दर्जन के हिसाब से चीज़ों को लिया जाता है ना, दर्जन 12 को कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर भी जो है ना, क्वांटिटी को बताने के लिए एक यूनिट है, दैट इज कॉल्ड मोल। लेकिन एक मोल एक दर्जन के बराबर नहीं है। एक मोल में जैसे 1 डज़न में कोई भी चीज़ अगर आप उठाते हैं तो वो कितनी होगी? 12 होगी ना, 12 पीसीज होंगे किसी भी चीज़ के, तो वो 1 डज़न है। अब वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, उसमें एग भी हो सकता है, उसके ऑरेंजेस भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, बनानास भी हो सकते हैं, वॉटेवर। लेकिन जब हम बात करते हैं मोल्स की ना, 1 मोल के, तो उसमें जो 12 नहीं होंगे, इसमें बहुत बड़ी तादाद होगी, यस, 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। अगर कहीं पर इतने पार्टिकल्स मौजूद है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे सोडियम का 1 मोल दो, तो आपको 6.02 एक्सपोनेंट 23 इतने एटम्स आपको सोडियम को उठा के मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम कहा जाएगा आपने 1 मोल सोडियम मुझे दिया है। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर वाटर के एक गिलास, अगर मैं एक गिलास में पानी डालूँ और उसमें बोलो कि इसके अंदर 1 मोल वाटर मौजूद है, तो उसके मतलब उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद है। तो ये क्वांटिटी को बताने की यूनिट होती है सब्सटेंस की। तो वही जैसे कि आपने बताया कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 इतने पार्टिकल्स कंटेन है अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो वो 1 मोल कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन इसकी, कॉन्सेप्ट बनाएंगे आसान है। तो किसी भी चीज़, जैसे हम अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन के 1 मोल में इतने एटम्स होंगे, एक्सपोनेंट 23। और इस खास नंबर को एक नाम भी है, दिस इज कॉल्ड व्हाट नंबर? यस, एक साइंटिस्ट ने बताया था, एवोगाड्रो ने, दैट्स वाई इसी नंबर को एवोगाड्रोस नंबर भी कहा जाता है, जो अगला टॉपिक हमारा है, ठीक है। अच्छा, Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव आइन, तो उसके अंदर इतने ही क्या होंगे? अब एटम्स नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? आइंस होंगे। क्योंकि एटम्स तो फ्री स्टेट में होता है ना, न्यूट्रल होता है। एटम और आइन में क्या डिफरेंस होता है? एटम्स पे चार्ज नहीं होता और आइंस पे चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, कोई भी चार्ज हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन का एटम है और ये क्लोरीन का आइन है, क्लोराइड आइन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। सोडियम प्लस आइन भी हो सकता था। अच्छा, H2O की बात कर लेंगे, उसका 1 मोल लेंगे, तो उसमें इतने क्या होंगे? अपना एटम होंगे, ना ही आइंस होंगे, बल्कि क्योंकि ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो गए। NaCl की बात करेंगे तो उसमें इतने क्या होंगे? फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। अच्छा, वैसे हैं तो दोनों कंपाउंड बेटा, तो ये भी एक कंपाउंड है और ये भी एक कंपाउंड है, तो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं होंगे? आप फंस जाओगे इस बात में, ओके, फंस जाओगे आप इस बात पे। हाँ जी, सॉलिड है कि लिक्विड है? फॉर्मूला यूनिट्स होंगे कि मॉलिक्यूल्स होंगे? यस, नाउ यू आर राइट, नाउ यू आर राइट, ठीक है, फंस गए ना इसमें। तो एक सिंपल है कि कंपाउंड्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास कहलाता है आयनिक कंपाउंड और एक दूसरा क्या कहलाता है हमारे पास? दिस इज कॉल्ड, कैसे पता कि आयनिक ही है, कोवेलेंट है? किसके अंदर? आयनिक के अंदर, दैट्स आल्सो गुड, नाउ यू आर राइट। मेटल के साथ जब नॉन मेटल अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, और अगर सिर्फ नॉन मेटल्स हो कंपाउंड में, दिस इज कोवेलेंट कंपाउंड। दैट्स अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। अच्छा, कैसे पता है इसके अंदर मेटल है? किसका मेटल कौन सा है? इन दोनों में मेटल कौन सा है? हाउ डू यू नो? उसके अलावा कोई तरीका? सही कह रहे हो आप, यू आर राइट। एनी मोर वे? Na सोडियम है ना, आपको कैसे पता कि ये मेटल है? क्या पता ये नॉन मेटल होता? आपको सारे एलिमेंट्स का पता है क्या?
एक सिंपल तरीका होता है, मेटल को पहचानने का तरीका होता है कि मेटल का जो सफिक्स हमारे पास होता है ना वो UM होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। सही है, यम आ गया तो मेटल हो गया, आखिर में UM आ जाता है। अब आप सोचो ऐसा ही होता है, एक वाहिद एलिमेंट ऐसा है जिसके आखिर में यम आता है लेकिन वो नॉन मेटल है। आप बताइए, चले माइंड ट्रेनिंग क्विज है, आपसे एक सवाल है, कैल्शियम मेटल है बेटा, वाहिद एक एलिमेंट है periodic टेबल में जिसमें यम आता है लेकिन वो नॉन मेटल है। मैग्नीशियम मेटल है भाई। बहुत फेमस एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं सुना होगा। पोटेशियम भी मेटल है बेटा, ये क्या हो गया, बनने वाले सारे मेटल है। 1 और 2 है तो हटा ही दो 1 और 2 है तो आएगा ही नहीं। यस, हीलियम, नाउ यू गॉट इट राइट। ये चेक करो जरा इसको, हीलियम गैस होती है ना, देखिए यम आता है इसमें तो वाहिद है, वरना गैसेस में जन आ रहा होता है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या क्लोरीन, इस तरह से कभी भी यम नहीं आता। वाहिद गैस है जिसमें यम आता है, ठीक है, हीलियम है ना। तो ये एक एक्सेप्शन है केमिस्ट्री के अंदर, एक्सेप्शंस तो होंगे ना भी केमिस्ट्री में, सिंपल सी बात है। तो वरना बाकी जिसमें यम आता है वो हमारे पास मेटल्स होते हैं। और किसी के इंग्लिश नेम में यम नहीं आता तो उसके लैटिन नेम्स में यम आ रहा होता है, जैसे आयरन, उसका लैटिन नेम फेरम इसमें आ रहा है, लेड इसमें तो नहीं आया लेकिन लैटिन नेम प्लम्बम आ रहा है ना इसमें। जिसके इंग्लिश नेम में नहीं आ रहा तो उसके लैटिन नेम में यम आ रहा होता है। ये भी आप इसको देखिएगा, होता है ना ऐसा कि मतलब खुद सोचिएगा इसके बारे में तो पता लगेगा, ठीक है। तो चलो आते हैं वापस टॉपिक पर। तो वाटर है ना, इसलिए वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स और इसके इतने फार्मूला यूनिट्स हैं। फार्मूला यूनिट्स भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इतने इसके क्रिस्टल्स हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, ऐसा ही है। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उठाए ना, अब एटम हो, कोई आयन हो, कोई कोवेलेंट कंपाउंड हो, कोई आयनिक कंपाउंड, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल वो फिक्स होंगे, वो इतने ही होंगे। तो 1 मोल किसे कहा जाता है, द कलेक्शन ऑफ दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। बात समझ में आ गई। तो ये मोल के डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल क्लियर है, बहुत आसान तरह से इसको समझ में आया होगा आपको कि 1 मोल किसे कहा जाता है। 1 मोल में जब इतने पार्टिकल आते हैं तो 1 मोल होता है, वो किसी भी जिसका 1 मोल हो सकता है, ठीक है। कोई मसला, नो क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। मैं टेस्ट लूँगा तो आपको सही आंसर्स भी देने, फिर मैं गलत आंसर्स नहीं चाहूँगा, ठीक है। आज जो मैं पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीक में उसका टेस्ट ले लूँगा सारा, और विदाउट मतलब बताए हुए ना कि आज जो भी पढ़ा है उसका टेस्ट होना ही होना है अगले संडे। तो ये नहीं कि मैं आपको पहले से अनाउंस करूँगा कि बेटा आप टेस्ट है और नहीं, आपको देना है उसमें, ठीक है। चाहे वो इंग्लिश में जो पढ़ाऊँ या चाहे जो केमिस्ट्री में पढ़ाऊँ, दोनों का टेस्ट मैं वीकली ले रहा होता हूँ। फिर बाद में ग्रैंड टेस्ट वो अलग होते हैं, लेकिन वीकली टेस्ट लाजमी कंडक्ट होंगे ताकि आप इसके साथ जुड़े रहें कुछ ना कुछ। अच्छा, इसमें पीछे जाते हैं एक तरफ यहाँ पर, ओके। नहीं चलो एवोगाड्रोस नंबर के बाद बताते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि एवोगाड्रोस नंबर, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया। एवोगाड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23 ना। तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। ये ना, ये वैल्यू हमारे इसको NA से शो करते हैं, कैपिटल N कैपिटल A, लेकिन कैपिटल A हमारा सब स्क्रिप्ट में होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू अभी कई बार अभी हमने पढ़ी, इतनी होती है एक्सपोनेंट 23। क्या है एवोगाड्रोस? अच्छा, साइंटिस्ट ने बताया था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनका यस बिल्कुल सही जवाब है, मेडियो एवोगाड्रो। इन्होंने इस नंबर के बारे में बताया था। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन 1 ग्राम एटम। ग्राम एटम हम लोग असल में मोल को ही कह रहे होते हैं, तो मोल कह सकते हैं। इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, या फिर 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड एंड 1 मोल ऑफ एन आयन या सब्सटेंस रेस्पेक्टिवली। मीन्स सिंपल यार, बात इतनी सी है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर आप लोगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जितना होगा वो एवोगाड्रोस नंबर होगा। अब वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, आयनिक कोवेलेंट कोई भी कंपाउंड हो सकता है। जैसे एग्जांपल दोबारा से देख लो, 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसमें इतने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, 6.02 एक्सपोनेंट 23। 1 मोल सोडियम है तो उसमें इतने एटम्स होंगे। 1 मोल वाटर है तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वही अलग है। 1 मोल NO3-1 एक रेडिकल आ गया, मतलब चार्ज आयन आ गया, तो इतने इसमें आयन्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो 1 मोल में होते हैं, तो मोल और एवोगाड्रो नंबर कनेक्टेड चीज़ें होती हैं, एक ही बात इसके अंदर कर रहे होते हैं। 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जितने होते हैं वो कहलाता है एवोगाड्रोस नंबर है। तो बस इसमें नाम दे देने को, उस नंबर को 6.02 एक्सपोनेंट 23 को हम लोग एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। उसके अलावा तो नहीं, MCQs आप आएंगे, ठीक है। आप आई थिंक फाइनल MCQs हम इसमें करेंगे यहाँ पर,
जैसे यहां पर आता है 1 मोल ऑफ डैश, 1 मोल इथानॉल। इथानॉल किसे कहा जाता है? दिस इज, क्या इथानॉल होता है? C2H5OH, इथाइल अल्कोहल भी जिसको आप कहते हैं। और इथेन फार्मूला पता है किसी को? C2H6। इनके पास क्या चीज सेम होगी? यस, क्योंकि 1 मोल दोनों के हैं तो दोनों के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम आएंगे, और 6.0 to exponent 23 दोनों के पास होंगे। ठीक है, तो समझ में आया सबको? इजी। अच्छा, पीछे एक और MCQs हम छोड़ कर गए थे, यहाँ मुझे याद आ रहा है। यस, दिस वन, विच कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। अब बताइए इसमें से कौन होगा जिसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुराद ये हो गया कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, ये किस में होता है बेटा? हमें पता है 1 मोल में होता है। अच्छा, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप सब जानते हैं, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, यही होता है मोल। अब आपको बस ये देखना है कि किसमें इन चारों में से 1 मोल कौन है? 23 यस, बिल्कुल इजी। तो दैट्स 23 डिवाइड बाय 23, दैट्स 1 मोल हो गया ना। ये 23 डिवाइड बाय 23 हो जाएगा तो 1 मोल हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 होंगे। इसके अंदर होंगे? बिल्कुल नहीं। यस, बिल्कुल। 22 डिवाइड बाय 44, दिस इज 0.5 मोल हो गया। तो उसके अंदर 3.01 एक्सपोनेंट 23 होंगे ना, मतलब हाफ ऑफ Na, हाफ ऑफ एवोगाड्रोस नंबर होगा। मतलब बाकी नहीं होंगे ना, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस से मुराद H2 है ना भाई। जब गैस कहा जाएगा तो डायटोमिक स्टेट में, दैट्स आल्सो 0.5, सेम आंसर। ठीक है, 23 ग्राम ऑफ कैल्शियम, दैट इज 23 डिवाइड बाय 40, लगभग 0.5 के करीब ये भी आ जाएगा। समझ में आ गया? तो यही ऑप्शन करेक्ट था इसके अंदर। कोई मसला हो? इजी समझ में आ रही है ना बात सारी? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछे, देखो मेरे पास 100 तरीके एक चीज़ को समझाने के, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि सर एक टॉपिक पे 1 घंटा भी बोल सकते हैं खड़े होकर, समझाने पे आ जाए तो। ठीक है, तो कोई इतना मसला नहीं। मुझे लग रहा है, मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ रही है तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, ठीक है, गुड। वरना कोई बहुत तरीके एक चीज़ को समझाने के बेटा, प्रोजेक्टर चल रहा है, वीडियो चला देंगे, एनिमेशन चला देंगे, बहुत कुछ चल सकता है। प्रोजेक्टर में इतना मसला नहीं, मुझे कौन सा लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये स्लाइड्स में हर साल चेंज करता हूँ। मेरे 2020 के लेक्चर उठाए, 2021, 2022, 2023, हर साल मैं चीज़ों को चेंज करता हूँ। अब ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे कहीं में, अगर से मैंने 1000+ लेक्चर डाले में, बट ये वाला लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि ताकि बच्चे जो आए क्लास में बैठे उनको ये ना लगे कि सर वही चीज़ पुरानी बता दे रहे, तो हम 2022 का प्लेलिस्ट देख लें, 2023 का देख लें जाके। तो ऐसा मैं करता नहीं, जो कि हर साल मैं चेंज करता हूँ देखते हुए कि अभी क्या सिनेरियो चल रहा है। 2024 का प्लेलिस्ट हाँ, बन चुका है वो 2024 का। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ लेक्चर्स मैंने घर पे अपलोड कर दिए थे उसके अंदर, अगर आपने देखा है 2024 का, देखा है आपने उसको? हो गया। तो घर पे फ्री था थोड़ा सा, मैंने बोला क्या करूँ, तो मैंने प्लेलिस्ट बना के ना कुछ लेक्चर डाल दी उसमें। जब ऐसा लेक्चर आ रहा हो जिसमें मेरा फेस नहीं दिख रहा होता, सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही होती है, तो वो मैं घर पे रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। और ये जो है ना क्लासरूम के लेक्चर इस तरह से दिखाई देते हैं, जो फेस कैम बन रहा होता है पूरा इसके अंदर। ठीक है, आते हैं चाहे MCQ शुरू करते हैं। ठीक है, ये एवोगाड्रोस नंबर क्यों? ओके, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन 29.25 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला यूनिट्स मतलब क्रिस्टल। इतने सोडियम क्लोराइड में NaCl के अंदर कितने क्रिस्टल होंगे? बस ये देख लेना है कितना मोल हो रहा है, ये कितना मोल हो रहा है, ये आपको क्या लगता है? वर्बली हम देख लेते हैं। NaCl है ना ये, तो मोल किसके बराबर है? मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, मास इज 29.25 और NaCl का कितना निकलता है? करने की जरूरत नहीं है, हाफ है ये, सोच लो। क्योंकि आपको पता सर ऐसे ही खेल रहे हैं, डबल आधा ऐसे ही कर रहे हैं सर। हाफ है ये, 29 कैसे डबल करोगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, दैट्स पॉइंट। नहीं भी आधे के करीब तो होता ही नहीं भी होता तो, सही बात है ना भाई। तो कभी ऐसा नहीं कि आप पॉइंट आ गया तो अब आप परेशान हो कि 0.25 सर कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने की। तो 0.5 मोल हमारे पास ही हो गया, और 0.5 मोल में एवोगाड्रो नंबर कितना होगा? 6.02 का हाफ कर दें तो 3.01 एक्सपोनेंट 23। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी ऑप्शन। वर्बली करना है, देखो कहीं पर लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको वर्बली कर सकते हैं, इसको ज़बानी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, विच हैज़ द मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन चारों में से ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें होंगे? तो इसका सिंपल तरीका मोल निकाल लो, जिसका मोल ज़्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा। बता सकते हैं आप?
यस यू आर अगेन राइट। आपने पहले से पढ़ा हुआ ये सारे एमसीक्यूज के? कहाँ पढ़े? ना सर, आपकी यूट्यूब पे हम देखते तो मैंने तो ये डाला ही नहीं है एमसीक्यूज ये अब तक एक बार भी। आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। ये फ्रेश एमसीक्यूज मैं तैयार कर रहा हूँ भाई, घर से कल रात में तैयार करके लाया हूँ। तुम लोग ऐसे बता दे रहे हो जैसे याद किया मैं। ठीक है, अच्छी बात है, गुड, वेल डन। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मैं जानबूझ के इसलिए नए लेक्चर डालता हूँ, नए एमसीक्यू, ताकि बच्चे देख कर घर से आके ना फंकार ना बन जाए ना, अरे ये आते हैं, तो मैं जानबूझ के नए एमसीक्यूज डालता हूँ इसलिए। तो 1 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा हो गया 0.5 मोल, सही है, 0.5 हो। अब ये एटम में गैस है। यस, एटम में गैस है। ओके ओके ओके, हाइड्रोजन एटम है ना, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, गैस नहीं लिखा हुआ, सॉरी, ऑल राइट। तो हाइड्रोजन गैस लिखते तो हम H2 लगाते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन लिखा हुआ तो हम H कर लेते हैं सपोज, ठीक है। 1 ग्राम, बाकी को देखो निकालने की जरूरत ही नहीं। 1/44, 1/16, 1 अमोनिया NH3 17, तो सबसे ज़्यादा इसी का आना है। अगर ये 0.5 भी सपोज कर तो ज़्यादा इसी का होता फिर भी। तो जिसके मोल ज़्यादा, जाहिर सी बात है अवोगाड्रो नंबर भी उसी के ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल उसी के ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया, क्लियर है, समझ में बात सब। नेक्स्ट उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ CO2, वेरी इजी। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में इनमें से क्या चीज़ मौजूद होगी? बहुत इजी, सोचें और बताइए, 1 मिनट ले लीजिए, मसला नहीं है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है, आप बताइए उसमें क्या होगा इन चारों में से? मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ABCD, ये बताएं, ए ऑप्शन। पक्की बात है? चलो मैं देख लेता हूँ उसको। देखो दैट्स वाई क्या होता है कि हमें क्वेश्चन है इम्प्रूवर्स के बैच हम डिफरेंट हमारा है, ठीक है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं ना इम्प्रूवर क्यों उठाकर सीट ले जाते हैं? MD कैट के अंदर अक्सर इम्प्रूवर ही सीट लेकर जाते हैं। 50 प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। अब आप शायद फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ना, अब आप देखिए इनको, देख कर आपको समझ आएगी प्रैक्टिस का, कि इसलिए इम्प्रूवर हर साल ज़्यादा सीट लेकर जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, उन्होंने इतना ज़्यादा पढ़ा होता है। साल लेकिन चला गया, बट सीट तो खा गया ना फ्रेश वालों की वो। सिंपल सी बात है। और NED में तो चलो ये होता है 20 मार्क्स, मतलब 2% गिरा देते हैं। NED में अगर आप एक कोई इम्प्रूवर आ रहा है तो उसको 2% कम कर दिए जाएंगे, ताकि वो थोड़ा सा बराबर हो सके। लेकिन MD कैट में ऐसा नहीं होता, एग्जैक्ट परसेंटेज पर हो जाता है। तो ये एक नाइंसाफ़ी होती है एक तरह की, बट आपके लिए तो फ़ायदा है, ठीक है। बट ये फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए नाइंसाफ़ी होती है, तो ये आप समझ सकते हैं क्यों, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ CO2? 1 मोल CO2 में क्या होगा? इतने मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, बिल्कुल सही नहीं। अच्छा, ए आपने कहा था, 23 गलत हो गया। ये 23 नहीं है, एक्सपोनेंट तरह देखिए, ये तो है नहीं, तो 1 मोल थोड़ी ना ये, ठीक है। तो ये तो 0.1 मोल हो गया हमारा, देखा जाए तो, ठीक है। अब आप बताइए BCD, C चेक कर लें, C कह रहे हैं वो, डी ऑप्शन सही है, डी। C देख लेते हैं। C उन्होंने बोला है 1.2 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ कार्बन। CO2 है ना बेटा, इसका 1 मोल है, तो कार्बन भी यहाँ पर इसका 1 मोल है, और ऑक्सीजन यहाँ पर इसका कितना हो गया हमारा? 2 मोल्स हो गए, 2 लगा हुआ है ना इसमें। तो ये हमारे पास हो गया 6.02 एक्सपोनेंट 23 1 मोल के अंदर, और ये हो गया हमारा 1.204 एक्सपोनेंट 24, अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें उसको, तो ओवरऑल। तो C अगर आपने कहा तो इतने एटम्स ऑफ कार्बन नहीं बेटा, इसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 कार्बन एटम है, 3 मोल्स ऑफ एटम, यस, 1 मोल और 2 मोल, तो टोटल एटम यहाँ पर 3 मोल्स यहाँ पर मौजूद है। कितने आसान क्वेश्चन में आप फंसे हो, लेकिन तो आप भी फंस गए इस बार, ठीक है। तो आपने पावर नहीं देखा, एक्सपोनेंट, सही है। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ दिस, बहुत आसान है। इस टोटल फॉर्मूले के अंदर आप एटम गिन लीजिए, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, बस गिनना है, काउंट करना है। टोटल एटम कितने होंगे इसके अंदर? CuSO4.5H2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लू स्टोन, ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। काउंट करना है सिर्फ, को फॉर्मूला नहीं लगेगा। 6 मोल एटम्स, 21, ओके। 2 आंसर्स आ रहे हैं, कुछ 6 कह रहे हैं और कुछ 21 कह रहे हैं। टोटल काउंट करने कितने एटम्स हैं, एलिमेंट्स नहीं, एटम्स कितने हैं गिन लेते हैं। चलो देखो, कॉपर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो 9 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 5 + 5 = 10,
तो कितना 9, 10, 11, 21 है बेटा, सी ऑप्शन। काउंटिंग करनी थी जस्ट, एलिमेंट्स आपने शायद देख लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करो बेटा, ऐसा नहीं करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये तो बहुत आसान है, एक मॉलिक्यूल वाटर का। अच्छा एक मिनट, एवोगाड्रोस नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको बताना होता है दैट इज मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय, यही होता है फॉर्मूला एवोगाड्रोस नंबर का, अगर आपने सॉल्व किया है कभी तो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, एम मास है, कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास है, एन एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है बेटा। अगर मास निकालना है तो मास निकालने के लिए फॉर्मूला हल्का सा स्लाइटली सा हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे, ऐसे ही हो जाएगा अरेंज। से देख लो बेटा, अरेंज तो करना आता है फॉर्मूला आप सबको यकीन है। कैपिटल एन ना, एक मॉलिक्यूल का मास पूछ रहे हैं तो 1, कैपिटल एम वाटर है तो कितना हो जाएगा, एन है कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन है, कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना। 6 1 जा 6, 6 3 13, 6 ही मान लेते हैं, 0.02 का क्या आपको वर्ती नहीं है, हमें पता होल नंबर में आ रहा होगा आंसर। ये हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट 10 के पावर, ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इतने ग्राम्स। नहीं है चारों में से कोई, नन ऑफ दीज तो है ही नहीं, ठीक है। अच्छा चलो, ग्राम से अगर हम इसको किलोग्राम में अगर हम लेकर जाना हो, अगर ग्राम से किलोग्राम में लेकर जाएंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना हो, किस 10 के पावर बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सही जवाब आप। तो क्या हो जाएगा ये 3 एक्सपोनेंट 10 के पावर माइनस किलोग्राम। क्या आंसर है बताओ, क्या समझ में आया, कहाँ फंसाया तुमको? तो ग्राम में गलत दिया हुआ था तो किलोग्राम में सही दिया हुआ, तो कन्वर्जन कर दिया हमने वहाँ 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम फंस जाते हैं हल्की हल्की, मतलब ये तो करना आ जाता है लेकिन उसके बाद फाइनली अब देखो बाद में कन्वर्जन भी करनी पड़ेगी। समझ में आया सबको कैसे हुआ ये? एनी प्रॉब्लम, नो इश्यूज? नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ कह रहे हैं कि 9 ग्राम वाटर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हमारे पास मौजूद होंगे। अब ये ज़रा समझना भाई, ये कैसे, मतलब हम ये तो बता सकते हैं कितने मॉलिक्यूल्स हैं। चले मान लेते हैं कि यहाँ पर अभी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता 9 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो वहाँ हम आराम से बता सकते थे नंबर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएगा मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इंटू एन। तो ये हो गया हमारा लाइक मास कितना हुआ 9/18 इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23, ऐसा ही है। दैट इज 9 1 9 9 2 18, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3.01 एक्सपोनेंट, ठीक है। समझ में आ रही बात? इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्लियर है? अच्छा पूछा तो नहीं था सर हम सही है कि मॉलिक्यूल्स कितने, हमसे पूछा है कि बताओ कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। वाटर का स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है? लीनियर, एंगुलर बैंड, लीनियर तो मैंने ऐसे बना दिया स्ट्रक्चर के लिए, होता है एंगुलर बैंड 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल, सही है बात। ये उस पर नहीं जा रहा, वो अलग टॉपिक है, जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे। इतना तो पता है कि ऐसा ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना आता है सबको, ऐसे ही बनता है वाटर का स्ट्रक्चर। ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत मुश्किल स्ट्रक्चर भी होता है इससे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल है ना ये, एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड आपको दिख रहे हैं टोटल? 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड्स हैं। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स होंगे? तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट नहीं, सेकंड, बी ऑप्शन। समझ में आया कहाँ फंसा है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में? तो मॉलिक्यूल नहीं पूछा आपसे, बोला बॉन्ड कितने, तो ये वाला लॉजिक यूज करना पड़ा ना बॉन्ड्स का। ये आसान स्ट्रक्चर है, कोई मुश्किल स्ट्रक्चर तो है नहीं वाटर का। क्लियर है? समझ में आ गई बात? बस आई थिंक स्टोइचियोमेट्री नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हमने जो है टॉपिक करें रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल एवोगाड्रो नंबर। समझ में आया सब?